नमस्कार दोस्तों आज हमारे भारत देश में अनेक कुरीतियां ऐसी हैं, खराब परंपराएं ऐसी है जिनमें से एक परंपरा, एक गलत रिवाज है दहेज। दहेज के कारण कितने ही माता पिता परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। कर्जा लेकर के अपनी बेटी के विवाह पर ढेर सारा धन, ढेर सारा पैसा बहाते हैं। इसके पश्चात भी यदि उनकी पुत्री अपने ससुराल में प्रसन्न रह पाती है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दहेज एक सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही चली जा रही ऐसी परंपरा है जिसको रोकना अभी तक संभव नहीं हुआ है। कानूनी तौर पर इसको रोका जा सकता है यदि सरकारें इस विषय में कुछ विचार करें तो। लेकिन आज हम इसी दहेज प्रथा पर व्यंग्य किया गया है, इस पर एक कहानी जगदीश चंद्र माथुर साहब के द्वारा लिखी गई है, रीढ़ की हड्डी। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक लड़का जो एकदम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर भी दहेज की मांग करता है। लेकिन लड़की की समझदारी से वह विवाह होने से बच जाता है। दहेज देने के पश्चात क्या हम ऐसा सोचते हैं कि यह जो बेटी अपने ससुराल जा रही है, मुंह मांगा दहेज देने के बाद में क्या वह सुखी रहेगी? देखते हैं इस कहानी में, रीढ़ की हड्डी में, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं के बारे में। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को और मृत्यु 14 मई 1978 को हुई है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। ये थी जगदीश चंद्र माथुर साहब के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब हम शुरुआत करते हैं इस एकांकी की, यानी इस नाटक की, जो है रीढ़ की हड्डी। शुरुआत की बात करते हैं हम। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र अर्थात 50 के आसपास की उम्र जिनकी है। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। यह है कमरे का दृश्य। बाबू अर्थात अधेड़ उम्र के जो व्यक्ति हैं उनका नाम है यहाँ, और उनको कहा गया है, और नौकर उनका नौकर है ही। बाबू कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस बस। नौकर कहता है, बिछा दूं साहब? बाबू कहते हैं जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहां अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है और हंसता है, ही। बाबू कहते हैं, हंसता क्यों है? हंसता क्यों है बे? हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। कलश मोटे होते हैं, उनके लिए कहा गया कि कलशों से नहाता था लोटों की तरह। अपने दिनों को याद करते हुए कह रहे हैं बाबू, यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं बस बस। और सुन, बहू जी से जरा दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहां से आई थी वही। नौकर जाता है, साहब इस बीच मेज पोस्ट ठीक करते हैं, टेबल के ऊपर जो बिछा हुआ है उसको ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। वो कैसी है? गेंदुमी रंग
छोटा कद, चेहरे और आवाज से जागरूक होता है, किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू कहते हैं, बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? नौकर ने जाकर उनसे धोती मांगी होगी। तो वो कहती है, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो रामस्वरूप पूछते हैं, धोती? तो प्रेमा कहती है कि हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप कहता है, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन। रतन मतलब नौकर। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं? उल्लू कहेगा। रामस्वरूप जी ने ये कहा। प्रेमा कहती है, अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन कहता है, और दरी? प्रेमा कहती है, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप कहते हैं दरी उठाते हुए कि और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। यानी यहां क्या है, वास्तविकता क्या है कि एक लड़की है जिसकी माता प्रेमा है, पिता रामस्वरूप जी बाबू हैं, और एक लड़के वाले उस लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन लड़की मुंह फुलाए खड़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्यों मुंह फुलाए पड़ी है बाबू रामस्वरूप और प्रेमा की बेटी? देखते हैं आगे। रामस्वरूप कहते हैं, मुंह फुलाए, और तुम उसकी मां किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए, तुम मुझे दोष मत देना। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके हार गई। आगे प्रेमा कहती है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते रहे। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधिनी एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें स्त्रियों को किस प्रकार ससुराल में आचरण करना चाहिए ये सब लिखा था। तो कहा इन्होंने कि सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। बाबू रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती है, क्यों? रामस्वरूप कहते हैं, दो तरह का होता है। वे अपनी पत्नी से मजाक कर रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहो तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं। यानी वो अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं। प्रेमा कहती है, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। ये तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। यानी उमा इनकी बेटी है। प्रेमा कहती है, अब देर की कितनी नहीं रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप कहते हैं, तो हुआ क्या? प्रेमा ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी के मारे मैंने तो पाउडर वॉडर उसके सामने रखा था, पर उससे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तो बाबू रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था
एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, यानी उमा की माँ ये सोचती है कि इसको ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया तो इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। बाबू रामस्वरूप कहते हैं, बात बीच में बात काट करके, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सभी लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। यानी अपनी बेटी की शिक्षा को भी छुपा रहे हैं ये। इससे लगता है कि जो लोग लड़की को देखने आने वाले हैं वे लड़की को ज़्यादा शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, यानी उन्हें ज़्यादा शिक्षित, ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रेमा कहती, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो, यानी मुझे क्या काम करना है मुझे बता दो। तो बाबू रामस्वरूप कहते हैं, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे ही कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला, बाजा बाजा नीचे रख। आगे कहते हैं, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहां का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नौकरों के मारे। प्रेमा कहती है, यहां का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहां बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो मैं पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं, यानी 2 आदमी आ रहे हैं, एक लड़का और लड़के के पिता। बाबू रामस्वरूप आगे कहते कि हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, यानी ढंग से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, यानी खुद शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की ऐसी चाहिए कि ज्यादा शिक्षित न हो। प्रेमा कहती है, और लड़का? बाबू रामस्वरूप कहते हैं कि बताए तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तू पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। बाबू राम स्वरूप कहते हैं आगे कि मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन आता है। रतन कहता है कि जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी कहता है, बाबूजी बाबूजी। बाबू रामस्वरूप कहते हैं, क्या है? रतन कहता है, कोई आते हैं, यानी कोई आ रहा है। रामस्वरूप कहते हैं, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा कहती है, ओह, ये बाजा वे नीचे रख गया कमबख्त। बाबू रामस्वरूप प्रसाद कहते हैं, तुम जाओ, मैं रखे देता हूं। रामस्वरूप कहते हैं, जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, अर्थात दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। रामस्वरूप कहते हैं, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, यानी दोनों बाप बेटे आते हैं। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, अर्थात लोक चतुराई, एक लोक लिहाज जो होता है वो टपकता है।
इसके बाद क्या हुआ? रामस्वरूप कहते हैं आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से हैं। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। यानी परिचय दिया गया है इस लड़के और लड़के के पिता के बारे में। बाबू रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप आगे कहते हैं यह बेंत लाइए मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहते हैं खंकार कर ऐसे करके, नहीं तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहां आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप कहते हैं ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। बाबू रामस्वरूप प्रसाद कहते हैं ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे।